अस्सलाम वालेकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं विफाक अवाम के साथ मजाक कर रहा है। अगर तैयारी नहीं थी तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रहे थे। कराची में तकरीब से खिताब में कहा आपने 90 रोज में करप्शन को खत्म करना था। 3 बरस बाद कह रहे हो ट्रेनिंग चल रही थी। विफाक ताउन नहीं कर रहा, लेकिन हमने मायूस नहीं होना। NFC अवार्ड के तहत फंडिंग होती थी, वो अभी तक नहीं मिली। कराची का मेगा प्रोजेक्ट मलीर नदी के दोनों अतराफ 22 किलोमीटर तवील मलीर एक्सप्रेस वे बनाने का संग बुनियाद रख दिया गया। एक्सप्रेस वे जाम सादिक पुल से शुरू होकर काठोड़ तक मोटरवे M9 से मिलेगा। पब्लिक पार्टनरशिप्स के तहत 28 अरब रुपए के मंसूबे में सिंध हुकूमत का हिस्सा 4 अरब रुपए है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की विफाक पर कड़ी तनकीद। कहा आजकल सादिक और अमीन ने जो मुल्क की हालत की वो सब देख रहे हैं। सिंध की फंडिंग कम होने से हमें नए नए रेवेन्यू ढूंढने पड़ रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कहा हुकूमती फंड्स पर इन्हिसार करने के बजाय नए तरीके निकालना होंगे। मर्दमशुमारी के मामले पर सिंध और विफाक आमने सामने। विफाकी काबीना का कोई इख्तियार नहीं वो मर्दमशुमारी को मंजूर करे। सिंध हुकूमत ने विफाकी काबीना का फैसला मुस्तरद कर दिया। मर्दमशुमारी का फैसला CCI का है, वही ले जाएं सूबाई काबीना का मुतालबा। MQM नाराज नहीं, हुकूमत के साथ है। कराची जाकर गवर्नर सिंध और मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात करूंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PDM के मुस्तफी ना होने की भी पेशन गोई। कहा फसाद की असल जड़ फजलुर रहमान है। मेरे इल्म में नहीं कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत कब खत्म होगी। BNP की बलूचिस्तान और सिंध के जजायर को विफाक के कंट्रोल में लेने और गवादर बाढ़ पोर्ट को बाढ़ लगाने की शदीद मुखालफत। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं विफाक साहिल पर कंट्रोल हासिल करने की साजिश कर रहा है। किसी को बलूचिस्तान तकसीम करने नहीं देंगे। हुकूमत में शामिल होते वक्त पहला नुक्ता ही मर्दमशुमारी रखा था। बताया जाए हम हुकूमत में क्यों हैं। मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सिंध के शहरी हुकूमती फैसले के बाद खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं। गुज़िश्ता मर्दमशुमारी 8 साल ताखीर से हुई। कराची की आबादी मुतादिद बार 25% दिखाई गई। नवाज शरीफ की वापसी के मुतालिक बरतानिया से राब्ते में है। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला काबिल एहतराम है। तमाम इदारों को आईनी हुदूद में रहकर काम करना है। शहजाद अकबर ने वज़रा और मुशीरों में इख्तियार की जंग की खबरों को मनगढ़ंत करार दे दिया। अपोजिशन की अहम जमात में टूट फूट। JUI का अहम इजलास। हाफिज हुसैन अहमद मौलाना मोहम्मद खान शेरानी का मामला जेर बहस आएगा। हाफिज हुसैन कहते हैं आज तमाम सूरत हाल सामने आएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को फोन। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत और हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक भी बातचीत। आसिफ जरदारी ने फजलुर रहमान को लाड़काना जलसे में शिरकत की दावत दे दी। इमरान खान इदारों को मतनाज़ा बना रहे हैं। इमरान खान ने पुलिस तकरीब में ओपोजिशन की किरदार कशी की। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर हिटलर की याद दिलाती है। पुलिस हर शहरी की मुहाफ़िज़ है। मुफ्ती इस्माइल ने कहा हुकूमत महंगे मंसूबे शुरू कर रही है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में मुसलसल इजाफा। एक रोज में कोरोना से मजीद 111 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में मौलिक वबा से इंतकाल करने वालों की तादाद 9668 हो गई। 2256 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 4,65,070 हो गई। 24 घंटों में 37,173 टेस्ट किए गए। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 38,268 है। दुनिया भर में कोरोना ने मजीद 13,349 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। 6,84,000 नए केसेस आ गए। क्रिसमस के मौके पर करोड़ों शहरियों के सफर के बाइस अमेरिका में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। जनूबी अफ्रीका से कोरोना की एक और नई शक्ल बरतानिया पहुंच गई। स्टेट बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट्स का अहम कदम। रकम भिजवाने में तेजी आ गई। अकाउंट्स में 20 करोड़ डॉलर के फंड्स भेजे गए। वजीर आजम इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। ट्वीट पैगाम में कहा पहले 76 दिनों में 10 करोड़ डॉलर, अगले 28 रोज में 10 करोड़ डॉलर आए हैं। वजीर आजम के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान विजन से मुतालिक अहम पेशरफ्त। यूरो 5 हाई स्पीड डीजल का पहला जहाज कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज। PSO मुल्क में यूरो 5 डीजल मुतारिफ कराने वाली पहली कंपनी बन गई। यूरो 5 डीजल जनवरी में मुल्क भर में मुतारिफ किया जाएगा। भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद डोजियर की शक्ल में पेश किए।
ईयूडिस इन्फोलैब ने पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय एजेंडे को बेनकाब किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज की हफ्तावार ब्रीफिंग बरतानवी रेगुलेटर के इकदाम से भारतीय चेहरा बेनकाब हुआ। कहा, भारत पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा बतौर रियासती हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी। बारामौला में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन, 6 नौजवान जेर हिरासत। काबिज फौज ने खवातीन और बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द। कराची में 28 दिसंबर से सर्दी की नई लहर की पेशन गोई। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आने का इम्कान। सुबह और रात के औकात में पंजाब के मैदानी और बालाई सिंध में धुंध के ढेरे। मोटरवे कई मकामात पर बंद रही। कौमी क्रिकेट टीम का माउंट मिंगोई में टेस्ट से कबल पहला ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की मशकें की। क्रिकेटर्स ने ग्रुप्स में फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया। पहला टेस्ट माउंट मिंगोई में 26 दिसंबर से खेला जाएगा। इंजरी की वजह से बाबर आजम और इमाम उल हक पहले टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का राना सनाउल्लाह के लगाए गए इल्जामात के हवाले से रद्द अमल सामने आ गया। उनका कहना है कि अगर एक मुअज़्ज़ज़ आदमी ऐसी बात करे तो क्या कह सकता हूँ। शाह महमूद कुरैशी का राना सनाउल्लाह के नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से इल्जामात के जवाब में कहना था कि एक मुअज़्ज़ज़ आदमी अगर ऐसी बात करता है तो क्या कह सकता हूँ। ये सिर्फ एक सियासतदानों के सियासी खेल हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुक्मरान जमात की अक्सरियत अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ की गई नैब तरमीम के खिलाफ है। अपोजिशन के जलसों के हवाले से शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत शिद्दत के साथ जारी है, इसलिए हमने कहा कि अपोजिशन को जलसे जुलूस नहीं करने चाहिए, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम खामोश हो गए। अब भी हम समझते हैं कि अपोजिशन को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। मरियम नवाज एक बार फिर मामले खुसूस फिरदौस आशिक ऐवान के निशाने पर। उनका कहना है कि नून लीग से मरियम नवाज का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है। लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब करते हुए फिरदौस आशिक ऐवान का कहना था कि अक़लियतों का जिक्र किए बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होता। पीटीआई की हुकूमत अक़लियतों को यकसा हकूक़ देने के लिए कोशां है। उनका कहना था कि लॉकडाउन की मुश्किल सूरत हाल के बावजूद हमने मईशत में मुस्बत इशारे हासिल किए हैं, ताहम महंगाई का जिन बोतल में बंद किए बगैर कामयाब नहीं हो सकते। अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी का कहना था कि कोरोना की हालत तशवीशनाक और अपोजिशन की हालत पतली है। अपोजिशन को दावत देंगे कि हमसे मिलकर करप्शन के खात्मे का केक काटें। उनका कहना था कि आसिफ जरदारी ने सेनेट इलेक्शन से कबल इस्तीफे न देने का कहा है, जिससे पीडीएम को लेने के देने पड़ जाएंगे। मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाते हुए फिरदौस आशिक ऐवान का कहना था कि नून लीग से मरियम नवाज का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है, जबकि नवाज शरीफ वजीर आला बनने से पहले अपनी सालगिरह 25 दिसंबर को नहीं मनाते थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि जब इमरान खान जानते थे तुम नालायक हो तो शेरवानी पहनने की क्या जरूरत थी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मरियम नवाज ने मर्दान में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की रैली से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ने कल खुद टीवी पर अपनी नालायकी का एतराफ करते हुए कहा है कि मुझे तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए था। इसने चीख चीख कर कहा है कि इसे अवाम के सर पर बिठा तो दिया, लेकिन इसकी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी। इमरान खान, तुम जानते थे कि तुम नालायक और नाअहल हो तो अवाम को जवाब दो कि फिर शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी। अवाम की जिंदगियों से खेलते हुए हुकूमत चलानी नहीं आती। मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन से पहले कहते थे मेरे पास 200 बंदों की टीम है। कहाँ है वो टीम? वफाकी काबीना के अरकान आपस में म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। जिस सौगात इमरान खान को सरों पर मुसल्लत किया गया, 2.5 साल बाद वो कहता है बिजली, कर्जों, करंट अकाउंट खसारे और हुकूमत चलाने का पता नहीं था और तैयारी नहीं थी। लेकिन तुम्हारी चीनी में 400 अरब, 200 अरब के आटे और 122 अरब के LNG के डाके डालने, अद्वियात की कीमतों में 500% इजाफे और काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाने की तैयारी पूरी थी। तुमने अपने बहनोई को प्लॉट का कब्जा दिलाने के लिए पूरी पंजाब पुलिस में उखाड़ पिछाड़ कर दी। रहनुमा नून लीग का कहना था कि इमरान खान को झुकने के सिवा कुछ नहीं आता। इसकी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन ताबेदारी की पूरी तैयारी थी। 2.5 साल बाद भी हुकूमत चलानी नहीं आती, लेकिन ताबेदारी करनी बहुत अच्छी आती है। मरियम ने लतीफा सुनाया कि किसी तकरीब में कोई गुलकार बहुत बेसुरा गा रहा था। नीचे से कोई शख्स उठा और पिस्तौल लेकर ऊपर चढ़ गया। गुलकार डर गया और बोला मुझे नहीं मारना, तो पिस्तौल वाला बोला मैं तुम्हें नहीं बल्कि उसे मारने आया हूँ जो तुम्हें यहाँ लाया है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि पीडीएम जमातों को जाली असेंबलियों में बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। इस्तीफा उठाकर उनके मुंह पर मारने चाहिए। 400-500 इस्तीफे आ गए। एक दिन भी इमरान खान का जाली वजीर आजम के तौर पर रहना मुश्किल है।
पंजाब के वजीर जेल खाना इजाद फयाजुल हसन चौहान का मरियम नवाज के मर्दान जलसे पर रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं पीडीएम का मिशन मुल्की इदारों को आमने सामने लाकर अपने मजमूम मकासद की तकमील है। मरियम नवाज के मर्दान जलसे पर रद्द-ए-अमल देते हुए फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि मरियम नवाज को लाहौर जलसे की नाकामी पर तौबा करनी चाहिए थी। उनका कहना था कि मरियम सफदर को खारजा पॉलिसी पर बात करने से पहले नवाज शरीफ के दौर का मुताला करना चाहिए था। शरीफ खानदान ने कश्मीर के डबो दिया और मुनाफा बख्श मुल्की इदारों और जमहूरी निज़ाम का सत्यानाश कर दिया। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि तैयारी से मुतालिक वज़ीर आज़म का बयान तयाक़ु सबाक से हट कर पेश किया जा रहा है। पीडीएम का मिशन मुल्की इदारों को आमने सामने लाकर अपने मजमूम मकासद की तकमील है। उन्होंने कहा कि मौलाना मोहम्मद खान शेरानी और हाफिज हुसैन अहमद के बयानात ने अपोजिशन की सियासत का भांडा फोड़ दिया है। अदालत ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई को नामुनासिब तकरीर केस में तलब कर लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज रिजवान अजीज ने महमूद खान अचकजई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तनवीर अरशद की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने महमूद खान अचकजई को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए 24 दिसंबर को पेश होने का हुक्म दिया। दरखास्त गुजार ने कहा कि लाहौर में पीडीएम के जलसे के दौरान तकरीर में महमूद खान अचकजई ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। उनकी तकरीर से बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई। सरबराह पश्तूनख्वा में महमूद खान अचकजई का इज्तिमा से खिताब करते हुए कहना था कि हम एहतसाब के खिलाफ नहीं, लेकिन जज, जर्नैल और सहाफियों समेत सबका एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि आइन कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि कौमों का मुआहदा है। महमूद खान ने कहा कि आइन पाकिस्तान की पासदारी तमाम इदारों के फराइज में शामिल है, लेकिन मुल्क में दाखिला खारजा पॉलिसी समेत आजाद फैसले सियासतदानों को करने दिए जाएं। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महमूद अचकजई ने गैर मुल्की दुश्मनों को खुश करने के लिए नामुनासिब तकरीर की, जिससे पाकिस्तान के शहरियों के जज्बात मजरूह हुए। लिहाजा अदालत फौरी तौर पर महमूद खान अचकजई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मीनार पाकिस्तान जलसे के दौरान महमूद खान अचकजई ने अपने खिताब में कहा था कि लाहौर वालों ने हिंदू और सिखों के साथ मिलकर अंग्रेज का साथ दिया। डैनियल पर्ल केस में सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए मुल्जिमान की नजरबंदी को गैर कानूनी करार दे दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल केस में बरियत के बाद मुल्जिमान की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद अहमद उमर शेख समेत 4 मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अपने फैसले में सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि मुल्जिमान बगैर किसी जुर्म के 18 साल से जेल में हैं। मुल्जिमान को जब अदालत तलब करेगी तो पेश हों। मुल्जिमान में फहद नसीम, सैयद सलमान साकिब और शेख मोहम्मद आदिल शामिल थे। ख्याल रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अहमद उमर शेख को इस केस में सजाए मौत सुनाई थी। दीगर 3 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सिंध हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए मुल्जिमान को बरी कर दिया था। फैसले से कबल असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया था कि मुल्जिमान की नजरबंदी का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है, जिस पर जस्टिस अमजद अली सहतू ने नजरबंदी नोटिफिकेशन में कानूनी खामियां होने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि महकमा दाखिला पढ़े लिखे लोग भी रख लें। नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कभी खुद भी पढ़ा है। कहाँ लिखा है कि उमर शेख दहशतगर्द है। अगर किसी को बंद भी करना है तो कवायद तो पूरे करें। जस्टिस करीमुद्दीन आगा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आपने कहाँ लिखा है कि उमर शेख का ताल्लुक किसी कलअदम तंजीम से है। नोटिफिकेशन में किसी हसास इदारे की रिपोर्ट का जिक्र नहीं। जमहूरी मुआशरे में आप कैसे किसी को बंद रख सकते हैं। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने बेंच पर एतराज आयद करते हुए कहा कि मज़कूरा बेंच उमर शेख की इस दरख्वास्त को नहीं सुन सकता। इस बेंच ने डैनियल पर्ल केस में अपीलों का फैसला सुनाया है, जिस पर जस्टिस करीमुद्दीन आगा ने रिमार्क्स दिए कि इस केस का ताल्लुक अपीलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जस्टिस अमजद अली सहतू ने कहा कि मुल्जिमान के पहले 6 माह और फिर 3 माह नजरबंदी की गई। नजरबंदी की वजह बयान तो करें, क्या खदशे पर किसी को भी इस तरह बंद कर देंगे। जस्टिस करीमुद्दीन आगा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बहुत से दहशतगर्द कत्ल और अगवा केस में बरी हुए। क्या आपने इन सब दहशतगर्दों को नजरबंद किया? आप सिर्फ खदशे पर किसी को कैसे नजरबंद रख सकते हैं? आप कहते हैं कि मुल्जिम को रिहा कर दिया तो बम धमाके करेगा। क्या किसी का किसी कलअदम तंजीम से ताल्लुक है? अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अगर आपने नोटिफिकेशन जारी करना है तो लॉजिक भी देना होगी। आइन और कानून किसी शहरी के हकूक सल्ब करने की इजाजत नहीं देता। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने सहाफी डैनियल पर्ल कत्ल केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। याद रहे कि डैनियल पर्ल अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल जनूबी एशिया रीजन के ब्यूरो चीफ थे, जिनके कत्ल के जुर्म में बरतानवी शहरियत रखने वाले अहमद उमर शेख को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी, जबकि मुल्जिमान फहद सलीम, सैयद सलमान साकिब और शेख मोहम्मद आदिल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ये सजाएं मुल्जिमान को 15 जुलाई 2002 को सुनाई गई थी। मुल्जिमान पर अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल के अगवा और कत्ल का इल्जाम था। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बरतानिया से सूबे में आने वाले 101 अफराद की तलाश शुरू कर दी है।
برطانیہ میں کورونا وائرس کی دیگر قسم کے پھیلاؤ کے بعد خیبر پختونخوا میں اقدامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ اس ضمن میں برطانیہ سے خیبر پختونخوا آنے والے 101 افراد کی تلاش کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو خط ارسال کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے واپس آنے والے افراد کی تفصیلات خیبر پختونخوا حکومت کو فراہم کر دی ہیں، جس کے بعد مردان، ایبٹ آباد، سوات، نوشیرہ سمیت 12 اضلاع میں برطانیہ سے لوگ واپس آئے۔ ان واپس آنے والے افراد کو کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی صورت میں قرنطینہ کیا جائے گا تاکہ نئی قسم کا کورونا وائرس پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اماراتی فتویٰ کونسل نے کورونا وائرس کی حرام اجزاء پر مشتمل ویکسین کا مسلمانوں کے لیے استعمال جائز قرار دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات کے فتویٰ کونسل نے کورونا وائرس کی حرام اجزاء پر مشتمل ویکسین کا مسلمانوں کے لیے استعمال جائز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حرام اجزاء پر مشتمل ویکسینز کے استعمال کی اسلام میں ممانعت ہے، لیکن اگر وبا کے خلاف کوئی متبادل موجود نہ ہو تو پھر ایسی ویکسین کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دیگر ممالک کی طرح اب متحدہ عرب امارات میں بھی شہریوں کو کورونا وائرس کی ویکسین مفت لگانے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فتویٰ کونسل نے کہا ہے کہ کووڈ-19 ایک وبائی مرض ہے اور یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اس سے ہزاروں افراد کی زندگیوں کو خطرہ ہے اور اس غرض سے وبائی امراض کے وقت ایسی ادویات کا استعمال جائز ہے تاکہ کسی بھی ایک متاثرہ شخص سے پورا معاشرہ ہی دوچار نہ ہو جائے۔ دوسری جانب امریکہ کی دوا ساز کمپنیوں نے تیاری کر دی کورونا ویکسینز میں سور کے گوشت سے بنی مصنوعات کرنے کے بیان کو مسترد کر دیا گیا۔ یاد رہے، اماراتی فتویٰ کونسل نے کورونا وائرس کی حرام اجزاء پر مشتمل ویکسین کا مسلمانوں کے لیے استعمال جائز قرار دے دیا ہے۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ پاکستانی نژاد برطانوی سیاست دان واجد خان ہاؤس آف لارڈ کے رکن تعینات ہو گئے۔ ملکہ برطانیہ نے واجد خان کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ واجد خان لنکا شائر سے رکن ہاؤس آف لارڈ تعینات ہوئے۔ واجد خان بطور رکن یورپین پارلیمنٹ بھی ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں۔ انہیں اپوزیشن کے سب سے کم عمر لارڈ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ ان کا تعلق پاکستان کے ضلع گجرات کی تحصیل کھاریاں سے ہے۔ یاد رہے کہ واجد خان رواں برس مئی میں میئر آف برنلے منتخب ہوئے۔ واجد خان برطانیہ کے شہر برنلے میں متوسط طبقے کے پاکستانی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے۔ واجد خان سیاست میں آنے سے پہلے یونیورسٹی آف سینٹرل لنکا شائر میں سینئر لیکچرر تھے اور لیڈرشپ کا کورس پڑھاتے تھے۔ 2017 میں واجد خان لیبر پارٹی کے پلیٹ فارم سے یورپی پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوئے، جہاں وہ 2 سال تک اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ یورپی پارلیمنٹ میں واجد خان فارن افیئر اور ہیومن رائٹس کی کمیٹیز کے ممبر تھے۔ واجد خان نے ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں کھل کر مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی اور ذاتی کوششوں سے کمیٹی کے چیئرمین اینٹونیو پنساری کو کشمیر کے مسئلے پر اوپن ڈسکشن کروانے پر راضی کیا۔ حکومت پاکستان نے انسانی حقوق کے لیے واجد خان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ قائد اعظم سے بھی نوازا۔ صدر ٹرمپ نے $900 ارب کے کورونا ریلیف بل پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے بل منظور کرنے کے باوجود صدر ٹرمپ نے بل منظور نہ کیا؟ جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکمران جماعت ریپبلکن اور اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے بل منظور کیے جانے کے بعد کانگریس نے صدر کے دستخط کے لیے بل وائٹ ہاؤس بھجوا دیا، جس پر ٹرمپ نے دستخط نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بل میں غیر ضروری فضول چیزیں شامل کی گئی ہیں، جبکہ کورونا کے حوالے سے کچھ شامل نہیں۔ صدر ٹرمپ نے ہر شہری کے لیے رقم $600 سے بڑھا کر $2000 کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس بل میں ترامیم کر کے دوبارہ وائٹ ہاؤس بھجوائے۔ اگر ترمیم نہ کی گئی تو یہ بل آئندہ حکومت ہی منظور کرے گی۔ بل کانگریس کو واپس لوٹاتے ہوئے ٹرمپ نے مضحکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ حکومت میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یقین ہے کسی کانگریس رکن نے 5000 صفحات پر مشتمل بل نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ بل میں غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والوں کے لیے $1800 فی کس رکھے گئے ہیں اور یہ رقم امریکی شہریوں کو ملنے والی رقم سے بھی زیادہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی شہریوں کے لیے صرف $6 کی رقم فی کس مختص کی گئی، جبکہ چھوٹے کاروباروں کو بھی مناسب رقم نہیں دی جا رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ بل کی مد میں امدادی رقوم غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والوں کو بھی دی جائے گی۔ کانگریس بیرون ممالک میں اپنے مفادات کے لیے بے پناہ رقم خرچ کرتی ہے، جبکہ امریکیوں کے لیے انتہائی کم رقم منظور کرنا چاہتی ہے۔ حالانکہ کورونا وبا چین کی غلطی ہے، امریکیوں کی نہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ کورونا ریلیف بل میں کمبوڈیا کے لیے $85.5 ملین، پاکستان میں جمہوری پروگرامز کے لیے $25 ملین، برما کے لیے $134 ملین مختص کیے گئے ہیں، جبکہ مصر اور اس کی فوج کے لیے $1.3 ارب کی رقم مختص کی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ مصر ہماری دی ہوئی رقم سے روس سے ہتھیار خریدے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کورونا ریلیف بل میں $7 ملین مچھلیوں کی افزائش کے لیے رکھے گئے، $2.5 ملین مچھلیوں کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے رکھے گئے، $3 ملین پولٹری پروڈکشن ٹیکنالوجی کے لیے مختص کیے گئے اور $560 ملین FBI میں تعمیرات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔
برطانوی سائنسدانوں نے خبردار کر دیا ہے۔ کورونا وائرس سے متعلق برطانوی سائنسدانوں کے ایڈوائزری گروپ کے مطابق وائرس کی نئی قسم بچوں کو زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔ کورونا وائرس سے متعلق برطانوی سائنسدانوں کے ایڈوائزری گروپ کے مطابق وائرس کی نئی قسم نرف دیگر کے مقابلے میں 71% زیادہ پھیلاؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ طبی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وائرس بچوں کو زیادہ متاثر کر سکتا ہے۔ حکام کے مطابق نئے وائرس کا پھیلاؤ ممکنہ طور پر جنوب مشرقی انگلینڈ سے شروع ہوا ہے۔ ان علاقوں میں بکنگھم شائر، عالمی ادارہ صحت کا آکسفورڈ شائر، کینٹ اور سرے کاؤنٹیز شامل ہیں۔ برطانیہ میں وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ اور سنگینی کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس آج ہوگا۔ دوسری جانب برطانیہ اور فرانس میں آج سے سرحد کھولنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت برطانیہ سے فرانس داخل ہونے والے بس ڈرائیوروں کو کورونا ٹیسٹ کرانا لازمی ہوگا۔ اتوار کو فرانس کی جانب سے اچانک پابندی کے بعد یورپ جانے والی 3000 کے قریب گاڑیاں پھنس گئیں۔ وائرس کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد فرانس کے علاوہ برطانوی مسافروں پر سفری پابندی لگانے والے ممالک کی تعداد 50 سے زائد ہو چکی ہے۔ برطانیہ کے چیف سائنٹسٹ سمیت طبی ماہرین نے حکومت سے کہا ہے کہ نئی قسم کا کورونا وائرس ہر جگہ موجود ہے۔ چوتھے درجے کا لاک ڈاؤن نہ لگایا تو ہزاروں جانیں جا سکتی ہیں۔ مغربی ایتھوپیا میں نسلی فسادات میں 100 سے زائد افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ حالات کے پیش نظر ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ ایتھوپین ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق 100 سے زائد افراد کی فائرنگ میں ہلاکت کا واقعہ بینشنگل گوموز ریجن کے علاقے میٹیکل میں وزیر اعظم آبے احمد کے دورے کے ایک روز بعد پیش آیا۔ آبے احمد نے ریجن میں اپنے دورے کے دوران نسلی فسادات کے خاتمے اور قومی یکجہتی پر زور دیا تھا۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق نسلی فسادات کے واقعے میں ہلاکتوں کے بڑھنے کا بھی امکان ہے، جبکہ مقامی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 200 سے زائد ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ مغربی ایتھوپیا میں نسلی فسادات کا یہ واقعہ شمالی ٹیگری ریجن میں ایتھوپین فورسز اور مقامی فورسز کے درمیان گزشتہ ماہ ہونے والے فسادات سے مختلف ہے۔ حملے میں زندہ بچ جانے والے متعدد افراد نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بتایا کہ گوموز کمیونٹی کے افراد نے امہارا، امورو اور شناشا قبائل پر حملہ کر کے ان کے گھروں کو جلایا اور لوگوں کو چاقوؤں اور فائرنگ سے نشانہ بنایا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق حملے میں متاثر ہونے والے درجنوں افراد کی ابھی تک گنتی نہیں ہو سکی ہے۔ اب ایک نظر کاروباری دنیا کی جانب سے بی ٹی وی بزنس میں۔ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی جانب سے حال ہی میں کیے گئے ایک عالمی سروے میں بتایا گیا ہے کہ کووڈ-19 کے دوران دنیا بھر کے صارفین نے نقد رقم اور ذاتی طور پر خریداری ترک کر کے آن لائن خریداری کی جانب رخ کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے سروے کے 75% نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ کووڈ-19 نے ان کے رجحان کو آن لائن شاپنگ کی جانب مزید مثبت بنا دیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے اخراجات میں نہایت احتیاط سے کام لیا اور وہ ڈیجیٹل طریقے سے اپنی رقم کی ٹریکنگ کے لیے نئے طریقے تلاش کر رہے تھے۔ اس مطالعے میں ہانگ کانگ، بھارت، انڈونیشیا، کینیا، چین، ملیشیا، پاکستان، سنگاپور، تائیوان، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور امریکہ سمیت 12 مارکیٹوں سے تعلق رکھنے والے 1,20,000 بالغ افراد نے شرکت کی۔ یہ سروے 3 حصوں میں کیا گیا، جس کے دوسرے حصے کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ کووڈ-19 کس طرح صارفین کی طرز زندگی میں تبدیلی کا باعث بنا ہے اور ان میں سے کون سی تبدیلیاں برقرار رہیں گی۔ سروے کے پہلے حصے میں لوگوں کی آمدنی پر وبا کے اثرات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ دوسرے حصے میں دیکھا گیا کہ صحت کا عالمی بحران کس طرح صارفین کے خرچ کرنے کی عادتوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ان 12 مارکیٹوں سے تعلق رکھنے والے شرکاء نے اس بات کی بھی توقع ظاہر کی ہے وہ آئندہ آن لائن خریداری زیادہ کریں گے۔ پاکستان میں وبا سے پہلے 76% افراد ذاتی طور پر شاپنگ کو ترجیح دیتے تھے اور صرف 24% افراد آن لائن شاپنگ کرتے تھے، لیکن یہ رجحان تبدیل ہو گیا اور اب 1/3 افراد سے زیادہ افراد 37% مستقبل میں آن لائن ادائیگیوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ پاکستانیوں کی تقریباً 3/4 یا 75% اب آن لائن شاپنگ کے بارے میں مثبت رجحان رکھتی ہے۔ اس کے باوجود 39% پاکستانیوں کا خیال ہے کہ مستقبل مینان کا ملک مکمل طور پر نقدی کے بغیر کاروبار کرنے والا ملک بن جائے گا۔ یہ تناسب سروے میں شامل ممالک میں سب سے کم ہے۔ آن لائن کی جانب تبدیلی کے رجحان کی تائید اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے ATM سے
मुंतकिल की जाने वाली रकम के आदाद शुमार से भी होती है। बरतानिया और अमेरिका के अलावा सर्वे की गई दीगर तमाम 10 मार्केटों में जहां स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिटेलिंग बैंकारी की खिदमत फराहम करता है, कोविड-19 ने ड्रामाई अंदाज में एटीएम के इस्तेमाल में कमी के रुझान को तेज किया है। एटीएम से नकद रकम निकालने का रुझान इस रुझान से अब निस्फ रह गया है, जो 2 बरस पहले था। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 57% अफराद ने बताया है कि जुलाई के दौरान अपने अखराजात में इजाफा हुआ। आलमी सतह पर 79% से ज्यादा अफराद ने कहा कि वबा ने इन्हें अपने अखराजात के हवाले से और भी मुहतात बना दिया है। एहतियात में इजाफे का इजहार करते हुए पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सर्वे के 62% शुरा ने जवाब दिया। इक्तिसादी असरात ने इन्हें अपने अखराजात पर नजर रखने की जानिब मायल कर दिया है। स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा कराई गई रकूम $20 मिलियन से तजावुज कर गई। स्टेट बैंक का कहना है कि रोशन डिजिटल अकाउंट में दिन ब दिन रिकॉर्ड इनफ्लो रिकॉर्ड किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मैं समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का मशकूर हूँ जो हमारे मतना अजीम है। इनकी जानिब से मरकजी बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए इरसाल करदा रकूम का माशाअल्लाह $200 मिलियन से तजावुज कर गई है। ख्याल रहे कि रोशन डिजिटल अकाउंट प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने 10 सितंबर को किया था। डॉक्टर रजा बाकर ने बताया प्रोग्राम के आगाज के बाद बैरूनी मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ये सहूलत हासिल हो गई कि वो समंदर पार किसी भी मुल्क में रहते हुए पाकिस्तान के 8 बड़े बैंकों में अपने अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। डिजिटल रोशन पाकिस्तान अकाउंट्स प्रोग्राम की मदद से बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने मुल्क में बासानी सरमायाकारी भी कर सकते हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा था कि बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट से फायदा उठा रहे हैं, जो खुश आइन बात है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि तरसील ज़र में तेजी आ रही है। पहले $100 मिलियन 76 दिनों में, जबकि अगले $100 मिलियन महज 28 रोज में वतन पहुंचे। स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा कराई गई रकूम $200 मिलियन से अब तक तजावुज कर चुकी है। शोबिस में होने वाली हलचल को बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा बीटीवी एंटरटेनमेंट में। मारूफ मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर का कहना है कि हमारा अलमिया है खातून ड्रामा निगार ही हमारे ड्रामों में सास बहू और नंद भाभी जैसे रिश्तों की तस्दील कर रही हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। खलीलुर रहमान कमर ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी ड्रामों की कहानी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। खलीलुर रहमान ने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड यानी लड़के और लड़की के दरमियान दोस्ती पर अपनी राय देते हुए कहा कि मैं एक बार डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, लड़की और लड़के में कोई दोस्ती नहीं होती। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सफेद झूठ है। मेजबान ने खलीलुर रहमान से सवाल किया कि आपसे शोबिस में लोग बहुत डरते हैं, उसकी वजह क्या है? जिस पर खलीलुर रहमान ने कहा कि लोग मुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि मैं अपने काम के साथ ईमानदार हूँ। बददियानत लोग मुझसे डरेंगे और जो ईमानदार हैं वो नहीं डरते। मेजबान ने पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाई जाने वाली कहानियों से मुतालिक सवाल पूछने पे कहा, अब हमारी कहानियों में अफेयर्स के अलावा कोई और मौजूआत नहीं रहे। ज्यादातर इसी मौजू पर ड्रामे बन रहे हैं और इस पर आपका बहू नंद और भाभी के ऊपर ड्रामे बन रहे हैं। 99.99% इन ड्रामों की कहानियां औरतें लिख रही हैं और ये इन चारों रिश्तों को जलील कर रही हैं और ये हमारे ड्रामों का अलमिया है। कौमी कप्तान बाबर आजम के जिनसी हरासा वाले केस के बारे में बात करते हुए खलीलुर रहमान कमर ने कहा, वो लड़की बहुत ही खराब है जो 10 साल बाबर आजम के साथ रिलेशन में रही और अब आकर इसके बारे में बकवास कर रही है। मुझे माफ करें, मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। टिकटॉक के बारे में खलीलुर रहमान ने कहा कि मैं इन चीजों पर बात नहीं करना चाहता। खलीलुर रहमान ने मुस्तकबिल में सियासत में आने के बारे में कहा कि मुझे नहीं पता और वजीर आजम इमरान खान को अपना पसंदीदा सियासतदान करार दिया। गुलकार और अदाकार फरहान सईद ने अपनी अहलिया और अदाकारा उर्वा हुसैन को मुतासिर कुन खातून करार दे दिया। तवील अरसे से खबरें जेरे गर्दिश हैं कि फरहान सईद और उर्वा हुसैन में अलहदगी हो गई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फरहान सईद के फैन पेज पर जारी वीडियो में मेजबान की जानिब से सवाल पूछा गया कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी खवातीन हैं जिन्होंने आपको बहुत मुतासिर किया है, जिस पर फरहान सईद ने जवाब देते हुए कहा कि खवातीन तो बहुत सारी हैं, जिनमें से एक उर्वा भी हैं। फरहान सईद ने अपनी बात वाज़ेह करते हुए कहा कि अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाली खवातीन में से पहला नाम मेरी वालदा का है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया उसमें मेरी वालदा की हमेशा हिमायत रही, जबकि मेरी खुशनसीबी है कि हमेशा मेरे इर्द गिर्द मजबूत तरीन और मुतासिर कुन खवातीन रही। गुलकार ने भी कहा कि इन मुतासिर कुन खवातीन में मेरी दादी, नानी, भाभी और बिलखुसूस उर्वा हुसैन शामिल हैं, जो कि एक ताकतवर खातून होने के साथ साथ मजबूत आसाब की मालिक हैं। वाज़ेह रहे कि तवील अरसे से खबरें जेरे गर्दिश हैं कि फरहान सईद और उर्वा हुसैन में अलहदगी हो गई है, ताहम अब तक दोनों फनकारों की जानिब से इस बात की कोई तरदीद या तस्दीक नहीं की गई थी। वाज़ेह रहे कि अदाकारा उर्वा हुसैन और गुलकार अदाकारा फरहान सईद 16 दिसंबर 2016 को रिश्ता अज़दिवाज में मुंसलिक हुए थे। उनके निकाह की तकरीब लाहौर की बादशाही मस्जिद में हुई थी। और अब बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ खबरें खेलों के मैदान से बीटीवी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL 6 2021 सीजन के ड्राफ्टिंग के पहले पिक ऑर्डर का ऐलान कर दिया।
मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीसीबी ने समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर पैगाम दिया कि 2 मरतबा PSL चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले राउंड में पहली पिक हासिल होगी। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि PSL 6 में ड्राफ्टिंग का पहला मरहला अगले साल जनवरी के पहले हफ्ते में होने का इम्कान है, जबकि छठे सीजन की आरजी तारीखों के ऐलान भी मुतवक्को हैं। वसीम खान ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 20 फरवरी से 21 मार्च तक पाकिस्तान सुपर लीग के छठे सीजन का आगाज कर सकते हैं, ताहम ये हतमी तारीखें नहीं। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव का मजीद कहना था कि PSL फ्रेंचाइजी इस फैसले से बखूबी आगाह हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे सीजन के मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की हालिया लहर के बाइस इवेंट की हतमी तारीखों का ऐलान ताहाल नहीं किया गया है। जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात ने कराची में 28 दिसंबर से सर्दी में इजाफे की पेशगोई कर दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद सर्दी की पेशगोई करते हुए कहा है कि 28 दिसंबर से पारा फिर गिरना शुरू होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि 28 दिसंबर के बाद कुछ रोज तक दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रहने का इम्कान है। 28 दिसंबर से शुरू होने वाली सर्दी की लहर पिछली लहर से ज्यादा ठंडी होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों भी कराची में शदीद सर्दी के बाइस दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था। महकमा मौसमियात का कहना था कि हवाओं की रफ्तार 6 से 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई, जबकि हवा में नमी का तनासुब 53% रिकॉर्ड हुआ था। गुज़िश्ता माह भी कराची में दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जो कि गुज़िश्ता 10 बरसों में नवंबर में सबसे कम था। इससे कबल नवंबर 2017 में 11 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि नवंबर 2010 में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात का कहना था कि कराची में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया और दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.bgn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।